नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय बता देता हूं। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इसके पश्चात इनके कुछ प्रश्न हैं। इनके प्रश्नों का जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से ही तलाशेंगे। जन्म की तारीख है 12 जून 1997 और जन्म का समय है प्रातः 6:40 नांदेड़, महाराष्ट्र। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में। मनुष्यगण सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो प्रत्येक राशि में 3 प्रकार के, यानी सत रज तम 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। जैसे ये सिंह राशि के हैं, मनुष्यगण के हैं। चूंकि इनकी कुंडली जो कि आपके सम्मुख बन करके आ गई होगी, मिथुन लग्न की है, तो मिथुन लग्न होने के कारण क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला स्वभाव होगा। लेकिन अगर यही राक्षस गण के होते और तब सिंह राशि और मिथुन लग्न की कुंडली होती, तब आप इनके क्रोध का अंदाजा लगाइए। ऐसा जातक बेहद चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल स्वभाव का, अपने सामने किसी को समझने वाला ही नहीं होगा, बेहद अहंकारी। लेकिन यहां परिस्थिति थोड़ी भिन्न है, क्योंकि ये मनुष्यगण के हैं। तो मनुष्यगण के होने के कारण जो मिथुन लग्न का एक स्वभाव है वो तो रहेगा ही रहेगा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला। सिंह का जो स्वभाव है, एकाकीपन, वो भी इनके अंदर रहेगा, लेकिन क्रोध में थोड़ी कमी देखने में आएगी। अब देखिए, इनकी कुंडली में सर्वाधिक योग कारक, मिथुन लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र बनते हैं, जो कि इनकी जन्म कुंडली के लग्न में ही जाकर के बैठे हैं। याद रखिएगा कि जो लोग मिथुन लग्न के हैं, ये बात सदैव याद रखें कि आपके जीवन काल की एकमात्र दशा शुक्र की दशा, ये दशा ही आपको आपके जीवन काल में सब कुछ प्रदान करने वाली है। और अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो सदैव शुक्रवार के दिन को आजमा करके देखिए। शुक्रवार का दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रह मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र है जो सब कुछ आपको प्रदान कर देता है। अब इनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की वो दशा इनकी बाल्यकाल में ही चली गई। अब ये अलग अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। शुक्र की दशा को बाल्यकाल में ही होना चाहिए। अब ये बात और है कि वो अब आती, यानी उम्र के इस पड़ाव पर, तो कहीं ज्यादा बेहतर होता, ये कहीं ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता। शुक्र की दशा यहां से प्रारंभ होती तो कोई बात नहीं है। शुक्र की दशा पूर्व में भी निकल गई तो वो कहीं ना कहीं सुख कारक स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठना और द्वादशेश शुक्र है इस लग्न के, लग्न में बैठे हैं। लग्न में होने से भी, वैसे तो आमतौर पर जन्म कुंडली में जब भी 6, 8, 12 भाव के स्वामी लग्न से संबंध बनाए तो ये कष्टदायी संयोग है। लेकिन यहां पर द्वादशेश बने शुक्र लग्न में बैठ करके जातक को भोगी प्रवृत्ति का बनाएंगे, सुखों का भोग करने वाला। याद रखिए, मैंने बताया था कि मिथुन लग्न के जातक कैसे हैं, तो मोह निशा में सो रहे हैं। अब मोह निशा में सो रहे हैं तो सीधी सी बात है, भोगी प्रवृत्ति को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो यहां पर शुक्र और बुध ने आपस में परिवर्तन किया। अब इस कुंडली में देखें तो इस कुंडली का सर्वाधिक अकारक ग्रह मंगल को माना गया है, क्योंकि वो मंगल षष्ठेश और छठे से छठा लाभेश होकर के जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठे हैं। वैसे तो लाभेश बने मंगल का जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठना, ऐसा जातक जीवन काल में खुद भी काम करता है, कईयों को आजीविका प्रदान कराता है। परंतु मंगल और राहु की युति है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये अंगारक योग है। सो कई बार मित्रों से धोखा मिलना, समाज में ऐसा अच्छा करने के बावजूद कई बार जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो न मिलना, जातक का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होगा ही। गृह कलह की स्थिति भी जीवन काल में उत्पन्न होगी। अच्छी बात फिर से यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर राहु जो बैठे हैं वो कन्या राशि में बैठे हैं, मृत अवस्था में हैं, परंतु राहु कन्या राशि को ही अपनी राशि मानते हैं। वहीं केतु इनकी कुंडली में बैठे हैं मीन राशि में। यहाँ गौर करिए तो मीन राशि में शनिदेव भी बैठे हैं। अब ये कहीं ना कहीं इनके घर में गृह कलह की संभावनाओं को भी दर्शाता है और बहुत हद तक इनके क्रोध को भी दर्शाता है। आगे चलकर के जीवन में इनके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। चेस्ट, सीने से संबंधित कुछ ऑपरेशन, पैरों से संबंधित ऑपरेशन को भी दर्शाता है। तो वहीं माता पिता के स्वास्थ्य को भी ये कमजोर दर्शा रहा है। खैर, हम इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। इनकी राशि जो कि सिंह है, जाकर के सिंह राशि के स्वामी 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली में 2 केंद्रों के स्वामी होकर के जाकर के जन्म कुंडली के 8वें भाव में नीच राशि में वक्र अवस्था में उच्च के समान फल दे रहे हैं।
अब षडबल में मैं बता दूं कि इनकी कुंडली का सर्वाधिक बली ग्रह शुक्र है, और मैं कह चुका हूं कि इनकी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण हम शुक्र को ही केंद्र बिंदु मान करके करेंगे। यानी एक बात तय जानिए कि इस जातक का जीवन सुखों में भोग वाला है, यानी भोग के साथ ही, सुख के साथ ही ये जातक अपना जीवन आगे की ओर व्यतीत करेगा। पहला प्रश्न है कि MBA फाइनेंस पढ़ रहे हैं, ये अंतिम वर्ष है उसका। अब ये पूछ रहे हैं कि इसी फील्ड में करियर आगे करूं या इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के फील्ड में या दूसरे किसी और फील्ड में। मिथुन लग्न के जातकों के बारे में हालांकि पहले जान लीजिए कि ये कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। मिथुन लग्न की कुंडली है, यहाँ पर फाइनेंस से संबंधित सेक्टर के लिए शुक्र जिम्मेदार हैं, लग्न में ही बैठे हैं, बुध जाकर के 12वें में बैठे हैं, परिवर्तन के साथ हैं, सो ये अपना फील्ड इनका बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं अगर ये इंफॉर्मेशनल फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, और देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च का कारक जो यहाँ अष्टमपति बनते हैं, शनिदेव जाकर के बैठे हैं कुंडली के दशम में, हालांकि नीच का फल दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दशम से परिवर्तन, अष्टम और दशम का परिवर्तन, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इनको सफलता मिलेगी। लेकिन मैंने अपने कार्यक्रमों में सदैव क्या कहा कि इस लग्न के जातकों को सबसे ज्यादा जो बेहतर चीज सूट करता है वो है कंसल्टेंसी, परामर्श देना। लेकिन चूंकि इनकी कुंडली में गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, नीच राशि में तो मैं माना जाएगा उनको, नीच भंग राजयोग बनाने के बावजूद नीच राशि में ही मैं उनको मानूंगा। सो फलतः मैं यही सलाह दूंगा कि आप फाइनेंस के जो फील्ड में हैं, इसी फील्ड में आगे बढ़िए, इसी में आपको सफलता मिलेगी। लग्नेश देखिए 12वें भाव में बैठे हैं। अब लग्नेश के 12वें में होने से थोड़ा संघर्ष तो होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में कुछ परिवर्तन बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। अब मैं यहां पर फिर अपनी बात को समझाना चाहूंगा, लेकिन कहीं लोग भटक ना जाएं। ज्योतिष को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे देखिए, यहां पर मैंने भी शुक्र की बहुत प्रशंसा की, शुक्र को मैंने बहुत अच्छा कहा। यहां शुक्र और बुध ने आपस में परिवर्तन किया है। ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन को बहुत अच्छा माना गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि लग्नेश षष्ठेश या लग्नेश अष्टमेश, लग्नेश द्वादशेश, इनका परिवर्तन कोई बहुत से षष्ठ भाव, द्वितीय भाव का स्वामी षष्ठ से परिवर्तन कर ले तो ये बहुत अच्छा तो हो नहीं सकता है। तो कई बार परिवर्तन बहुत अच्छे नहीं भी होते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी, संघर्ष तो रहेगी, लेकिन लग्नगत शुक्र है, स्वदेशपति जाकर के विदेश में, विदेशपति जाकर के लग्न में, परमानेंट विदेशपति कर्म में बैठकर के लाभ का फल दे रहे हैं। फलतः अगर ये जातक विदेश चला जाए तो ये परिवर्तन भी इसके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो जाएगा। अगर इनको विदेश भेज दिया जाए, जो कि संभव है, आने वाले दिनों में हो सकता है, तो ये जातक कहीं ज़्यादा बेहतर सफलता अपने जीवन काल में हासिल कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि MBA और फाइनेंस का जो फील्ड है, इसी फील्ड में आपको आगे सफलता मिल जाएगी, इसी में काम मिलेगा। याद रखिएगा, सफलता उस दिन आपको मिलेगी जब आप अपना सेल्फ काम करना शुरू करेंगे, खुद का कोई काम करेंगे। मैं हमेशा कहा करता हूं, मिथुन लग्न की एक कमी है, किसी एक काम पर ये बड़े लंबे समय तक टिक नहीं पाते। कुछ ही समय के पश्चात इनका मन उस काम से ऊब जाता है, तो आपके मन में फिर इच्छा होती कुछ और करें, कुछ नया करें। तो जिस दिन आप खुद का अपना काम शुरू करेंगे, उस पर टिक कर काम करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन फिलहाल फील्ड यही ठीक है, इसी में आप आगे बढ़िए। शेयर मार्केट में निवेश करें या नहीं, या दूसरों को पैसे देकर कमीशन टाइप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं क्या, पार्टनरशिप व्यापार या और कोई इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें, दूसरों को पैसा देकर के बिल्कुल कोई काम ना कराएं, नहीं तो याद रखिएगा, जहां पैसा गया कोई विकल्प नहीं है कि पैसा लौटेगा। सो जहां जाएगा वहीं डूबेगा। भूल कर भी 20 पैसे भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी नहीं, कहीं नहीं देना। अब बारी आती है आपकी कि आपको निवेश करना चाहिए। पंचमपति बने शुक्र लग्न में बैठे हैं, बुध 12वें में जाकर के परिवर्तन में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। लगाइए, बहुत बड़े अमाउंट की ओर मत जाइए। देखिए, आपका ये जो चंद्रमा है, आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, जाकर के चंद्रमा गुरु के साथ छठे आठवें के संबंध में होने के कारण षडाष्टक योग में है, तो मन को कई बार ये भ्रमित करेगा, मन को अशांत करेगा। इस चंद्रमा की स्थिति को अगर आप देखें तो ये चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से आपको दृष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। शुक्ल पक्ष के सप्तमी का है, सो शुभ ग्रह अब बन ही चुका है, षष्ठी से मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ ऋषियों के मत में अष्टमी से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा शुभ ग्रह बनते हैं, लेकिन सप्तमी भी है तो अब शुभ ग्रह के करीब ही है ये चंद्रमा। तो मैं समझता हूं कि आप छोटा मोटा अमाउंट लगाइए बहुत बड़े अमाउंट की तरफ, या शेयर मार्केट में ही निवेश करने को अपना भविष्य कभी मत, अपना करियर कभी मत चुनिएगा, इसमें आपको नुकसान होगा। याद रखिए मेरी तीनों बातें अभी जो मैंने बताई, पार्टनरशिप भूल के नहीं करनी है, पैसा किसी को नहीं देना है, किसी भी तरह का नहीं, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कमीशन के टाइप पर किसी भी तरह का काम ऐसा ना करिए। अगर कमीशन वाला काम आपको करना है कि कमीशन पर पैसा कमाएं, तो आप याद रखिए कि 20 रुपए किसी को दीजिए। अब मूर्खी कोई ऐसा करेगा तो उससे 22 से 25 रुपए की चीज अपने पास रखिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तब आप करिए। कम से कम 20 रुपए दीजिए तो 20 रुपए की चीज अपने पास रखिए। बंधकी वाली अगर परिस्थिति बनती है तब ये काम करिए, अन्यथा ये काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। अब बारी आती है आगे
व्यापार या कोई और, मैंने अभी भी बताया कि आप जब सेल्फ अपना काम शुरू करेंगे, और मैं अभी समझता हूं अभी उसमें टाइम है, अभी आपको नौकरी ही करनी है, नौकरी करनी है, सीखनी है, पेशेंस सीखना है। अभी तो आपको सबसे जरूरी चीज सीखना है जीवन काल का, वो है पेशेंस। वो बहुत जरूरी है, पेशेंस की कमी है। मंगल भी केंद्र में है, शनि भी केंद्र में है, तो शनि केंद्र में होने के चलते कोई काम वक्त पर नहीं होने देंगे, और मंगल भी केंद्र में। अब यहां नजर डालिए आप, तो मंगल मृत अवस्था में होने के बावजूद मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपको पेशेंस सीखना होगा। तो बहुत जरूरी है कि नौकरी में जाइए, नौकरी करिए, वहां परेशान होइए, वहां पर अपमानित होइए। संभव है कि बेहतर करने के बावजूद आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, फिर भी अपमानित होकर के ही सीखा जाता है। मालिक बनना है तो जरूरी है कि नौकर के जीवन को जी करके सीखा जाए। तो आप नौकरी ही करिए। अभी खुद के किसी भी काम की तरफ ज्यादा हड़बड़ी किए तो आप बाद में पछताएंगे। ये अनुभव है, बता रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और फिर सफलता मिलेगी। आरोग्य कैसा रहेगा? कभी कभी पेट में तकलीफ होती है और गुप्तांग में तकलीफ, जैसे कि गांठ वगैरह, पिछले साल थोड़ी तकलीफ थी, इसके लिए उपाय बताइए। अष्टमपति शनिदेव हैं, दशम में बैठ करके नीच का फल दे रहे हैं, शनि केतु के साथ होकर के यहाँ बैठे हुए हैं मीन राशि में। अब गुप्तांगों का जो भाव है वो जन्म कुंडली का कौन सा भाव है? तो वो अष्टम भाव है। अब हम अष्टमेश को देखें कि वो नीच का फल चलित जाकर के दे रहे हैं चलित में। अब हमें क्या जानना है कि तुला राशि की स्थिति कैसे, क्योंकि पुरुष की कुंडली है तो तुला राशि यहां है। तुला राशि आपकी कुंडली में वैसे तो खाली दिखाई पड़ रही है, तुला राशि पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये भाव सुप्त है। और साथ ही साथ अष्टम भाव को भी देखेंगे तो अष्टम भाव को भी अगर आप देखें तो अष्टम भाव पर सूर्य बुध की दृष्टि है, बाकी और ऐसे ये भाव पीड़ित नहीं है। मैं आपको एक सलाह दे देता हूं, डॉक्टरी देखरेख में जाइए। पेट का रोग तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गुरु का संबंध कुंडली के अष्टम से, तो वो तो रहना ही रहना है। लेकिन गुप्तांगों से संबंधित जो परेशानी है उसमें दो बड़े कारण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो लग्नगत शुक्र है, वैसे इन पर सीधी शनि की दृष्टि नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ दृष्टि न होने के बावजूद केंद्रगत शुक्र को शनि प्रभावित कर रहे हैं। सो थोड़ा खान पान पर नियंत्रण, सही आचरण और सही दिनचर्या, ये आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा। और साथ ही साथ होम्योपैथ से संबंधित दवाओं को करके आप जो भी गुप्तांग से संबंधित आपको परेशानी है, तकलीफ है, उससे आपको मुक्ति। ये गांठ वगैरह भी है, संभव है कि ऑपरेशन की भी संभावना इस कुंडली में मैं देख रहा हूँ। वैसे ऑपरेशन की जो बात है, कन्या राशि है तो कमर के आसपास की तो थी, तो संभव है कि ये वहाँ भी हो। जैसा आपने लिखा है कि हाइड्रोसिल वगैरह से संबंधित जो परेशानी है, तो ये संभव है कि वहाँ भी एक ऑपरेशन की नौबत आए। जो भी हो, वैसे मैं सलाह दे देता हूँ कि होम्योपैथ की दवा से भी आप ठीक हो सकते हैं, तो उधर जाकर के देख लीजिएगा। अब पेट की तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी, यह हमेशा याद रखिए। पेट की तकलीफ से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, एक ही रास्ता है, मुंह पर नियंत्रण। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और दूसरे कौन कौन से फील्ड हैं, फील्ड से इनकम सोर्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि व्यापार वगैरह या कोई दलाली से संबंधित क्षेत्र। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कंसल्टेंसी, मैंने बताई है, दलाली भी कंसल्टेंसी में एक तरह से उसको भी आप मान लीजिए, परामर्शी देना होता है, तो वो तो आप बता चुका हूं, करके सबसे अच्छा पैसा कमा लेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी कुंडली में, धनभाव का मालिक जाकर के जन्म कुंडली के पंचम में, लाभपति जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ में, वैसे तो ये मृत अवस्था में है पर फिर भी लाभेश जाकर के बैठे हैं कुंडली के चतुर्थ में, धन आएगा। अब ये भाव अगर देखा जाए तो शनि और सूर्य के मध्य पाप कर्तरी योग में है, और एक और पॉइंट देखने में आ रहा है कि शनिदेव नीच राशि का फल ही दे रहे हैं, पर फिर भी लाभ होगा, क्योंकि भाग्यपति बनकर के दशम में बैठ करके नीच लाभ का फल दे रहे हैं। तो पैसे आते रहेंगे, पैसे को लेकर के आपको जीवन काल में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। धनकारक नीच राशि में जरूर है, परंतु उच्च के समान फल देंगे, क्योंकि वक्र हैं और इनकी उच्च दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। फलतः धन को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी आप अपने ऊपर बहुत बड़ा खर्च करने वाले हैं, अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने वाले हैं। तो इतना ज्यादा खर्च करने की जो स्थिति इस कुंडली में मुझे दिखाई पड़ रही है, वो तो सीधी सी बात है कि जब आएगा तभी व्यय करेंगे, सुखों पर अपने व्यय करेंगे, तो खर्च तो निरंतर आपके जीवन काल में लगातार लगा रहेगा। अब यहां एक बात आपको और बताना चाहता हूं। अच्छा, उससे पहले आपके प्रश्नों को मैं पूरा सॉल्व कर लूं। इसके बाद आपने आगे पूछा है कि इनकम के और कौन कौन से सोर्स, तो जहां भी परामर्श देने वाला काम हो, हर वो फील्ड, नोट करिए मेरे इस पॉइंट को, हर वो फील्ड जहां इन्वेस्टमेंट जीरो और वहां से लाभ बड़ा आता हो, वो फील्ड आपका है। अब ये सारे फील्ड उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, चाहे वो दलाली हो, परामर्श देना हो, शिक्षा देना हो। यही वो फील्ड है जहां इन्वेस्टमेंट केवल अपने ऊपर हो किया जाता है, बाकी पैसा अर्न किया जाता है। तो वही फील्ड आपके जीवन काल के बनते हैं, इन्हीं फील्डों से आप पैसा कमा सकते हैं। आर्थिक स्थिति बता चुका हूं, कौन कौन से फील्ड ये बता चुका हूं। और आपने आगे पूछा है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सप्तम पति आपकी कुंडली में जाकर के नीच राशि में वक्र अवस्था में, सप्तम पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना, मांगलिक हैं आप जन्म लग्न से, मंगल यहीं का फल दे रहे हैं। सबसे पहले तो कुंडली मिलाकर के आपको विवाह करना होगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम पर होने के कारण दाम्पत्य जीवन को मैं खराब नहीं कहूंगा, दाम्पत्य अच्छा है, परंतु शनि की दृष्टि के सप्तम पर पड़ने के कारण पहले तो विवाह विलंबित
और विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत मतभेद, मैंने हमेशा बताया कि मिथुन लग्न वालों को विवाह का 2-3 साल जो होता है, फर्स्ट 2-3 साल, वो सामंजस्य बिठाने में बहुत कष्ट होता है। वैसे तो सभी को होता होगा, ऐसा कोई नहीं है। दो अलग अलग तरह, अब प्रेम विवाह जो कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन एकाएक अगर आपका माता पिता की मर्जी वाला विवाह हो, जैसा कि इस कुंडली में मैं देख रहा हूं, जन्म स्थान से उत्तर पूर्व में आपका विवाह है, घर परिवार की मर्जी से ही है। अब मान लिया जाए कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की मर्जी से विवाह हुआ, आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को नहीं जानते हैं, पहली बार आप विवाह के बाद मिल रहे हैं या कम ही जानते हैं, तो थोड़ा सामंजस्य बिठाने में टाइम लग जाता है। तो ये मिथुन लग्न अब चूंकि पूर्णतः बालक स्वभाव वाला है, तो किसी के साथ जुड़ने में, और जस्ट ये वैसे ही होता है कि धनु राशि सप्तम में है, धनु राशि जस्ट हो गया गुरु, तो ये दोनों गुरु और शिष्य आपस में सामंजस्य बिठा ही नहीं पाते, और जिस दिन बिठा लेते हैं तब इनको पता चलता है कि ये एक दूसरे के पूरक है। शिक्षक के बिना गुरु अधूरा, गुरु के बिना शिष्य अधूरा, शिष्य के बिना गुरु अधूरा, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो जब एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं तो दाम्पत्य इनका ठीक हो जाता है, सामंजस्य जान जाते हैं करना। लेकिन जब तक एक दूसरे को नहीं समझ पाते तो वही 2-3 साल तक संघर्ष होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतभेद खटपट चलती रहती है, फिर ठीक हो जाता है। तो वैवाहिक जीवन ठीक है। आजीवन उपासना कौन से भगवान की करें और कौन सा रत्न आजीवन पहने? एकमात्र रत्न आजीवन, भूल के भी दूसरा कोई रत्न नहीं, वो रत्न है शुक्र का। बुध का भी रत्न आपको नहीं पहनना है। सो आजीवन एकमात्र रत्न शुक्र का। विवाहोपरांत हीरा, विवाह से पहले ओपल इत्यादि पहनिए, मध्यमा उंगली में पहनिएगा। लगभग 9.25 रत्ती के आसपास का ओपल, विवाहोपरांत अपनी क्षमता के अनुसार हीरा लेकर के आजीवन हीरा धारण करिए। और उपासना आजीवन देवी की, भगवती की आराधना करिए। आप लक्ष्मी जी की कर सकते हैं, दुर्गा जी की कर सकते हैं, तो दुर्गा जी के मंदिर में जाना, दुर्गा जी का दर्शन करना, उन्हीं की आराधना से आपको आपके जीवन काल में हर सुख प्राप्त होगा। याद रखिएगा, पंचम पति बने शुक्र लग्न में बैठे हुए, फलतः देवी आराधना पूर्वजन्म में भी कहीं ना कहीं आपने की हुई है। सो देवी की आराधना करिए, नित्य देवी की आराधना करिए। यूं समझ लीजिए जैसे कुछ लोगों को एक शौक होता है, आप नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, अब महाराष्ट्र में देवी की बहुत सारी मंदिरें होंगी, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, परंतु कुछ लोगों का शौक होता है। मैं कई लोगों से ऐसे मिलता हूं जो अपने जीवन काल में सफल हो जाते हैं धन वगैरह से, तो क्या करते हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है, कभी वैष्णो देवी चले गए, कभी कहीं चले गए दर्शन करने के लिए, तो एक अपने जीवन में, अभी तो आप छोटे हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एक रूल अवश्य ही अपना लीजिए कि जब आपको मौका मिले, जब आपके पास थोड़ा व्यवस्था हो पैसे वगैरह का, तो जहां देवी के स्थान है ऐसे जगहों पर जाइए, दर्शन किया करिए। भारत भर में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां देवी का स्थान है, ऐसे जगहों पर आप अवश्य जाया करिए, दर्शन करिए। जैसे शिव भक्त शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, वैसे ही देवी के जहां जहां कवच कुंडल इत्यादि गिरे हैं, जो शक्तिपीठ है, ऐसे पीठों का दर्शन करिए आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। वैसे तो आप महाराष्ट्र के हैं तो गणेश जी की आराधना आपको करनी ही चाहिए, आपके यहाँ जो आराधना चलती है तो वो तो करिए ही करिए, परंतु शक्तिपीठों का भी दर्शन करिए, शक्तिपीठों पर जाया करिए। ऐसा करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मांगलिक दोष है या नहीं, और है तो उपाय, और इंटरकास्ट मैरिज की संभावना है नहीं। मुझे लगता है स्वजातीय विवाह के ही प्रबल योग हैं। अगर अंतरजातीय भी होता है तब भी माता पिता की मर्जी से ही इस कुंडली में विवाह है। मांगलिक माना जाएगा, ये दोष वगैरह कुछ नहीं होता। कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। सप्तम पर मंगल की और शनि की भी दृष्टि है, सो बाकायदा शुक्र की भी दृष्टि है, परंतु इन दोनों ग्रहों की दृष्टि है, सो कुंडली मिलाकर के विवाह ही करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर सुखद दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो जन्म स्थान से उत्तर पूर्व में आपका विवाह लिखा है, वहीं विवाह करिए, और कुंडली मिला करके करिए। बिना कुंडली मिलाए विवाह करेंगे मुसीबत में पड़ जाएंगे। और क्या मुझे कोई रत्न धारण करना चाहिए? हाँ, तो कैसा रत्न? एक ही बात सवाल आपने 2 बार पूछ लिया है, अच्छी बात। रत्न आपको केवल आजीवन एक ही पहनना है, वो है शुक्र का रत्न। शुक्र के रत्न से ही आपको आपके जीवन काल में सब कुछ प्राप्त होगा, आपके जीवन की सारी तकलीफें दूर होंगी। प्रिय दर्शकों, अब मैं इनकी दशाओं के बारे में आपको बताता हूं, दशाओं से आपको अवगत कराता हूं। 2021 से इनको चंद्रमा की दशा शुरू हुई है। मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा कोई कारक ग्रह नहीं है। चंद्रमा इस लग्न में द्वितीय पति बनते हैं, द्वितीय भाव मारक भाव ही है, फलतः इनको एक सामान्य मार्केस ही कहेंगे। प्रबल मार्केस इस लग्न का मंगल होता है, जो कि चंद्रमा के ठीक बाद 2031 से शुरू हो जाएगा। अब इस बात को जरा समझने का प्रयत्न करिए कि मंगल की दशा इनके जीवन के मध्यावधि में एक तरह से आएगी, यानी जब तक ये 40 वर्ष के होंगे तब तक इनको मंगल की दशा चलेगी, फिर इसके पश्चात राहु है। किसी भी ग्रह दशा को आप ऐसे समझिए कि हर आने वाली दशा, जो बीत रही दशा है, उसी को अपना नींव बनाती है। जैसे कोई घर तैयार होता है, कोई महल खड़ा होता है, कोई भवन खड़ा होता है, तो भवन की नींव, वैसे ही दशाओं के मामले में ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जा रही दशा, आ रही दशा, चल रही वर्तमान दशा को ही अपना नींव बनाती है।
अब मंगल चंद्रमा की दशा बहुत हद तक इनके लिए अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अकारक है। अब ये अच्छी बात है कि वो सूर्य की राशि में बैठे हैं, परंतु सूर्य भी जाकर के 12वें में बैठे हैं, तो मैं चंद्रमा को बहुत अच्छा तो कहने से रहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा सुखदायी रहेंगे चंद्रमा। अब चंद्रमा की दशा बीतने के बाद इनको आ जाएगी मंगल की दशा, जो मारक दशा है। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को जो कि जीवन के मध्यावधि में मारक दशा पाए, तो मारक दशा मृत्यु तुल्य कष्ट तो देगी। यहां पर देखिए मंगल शनि का संबंध है, तो इनको ऑपरेशन वगैरह से जूझना पड़ेगा, स्वास्थ्य से संबंधित तो परेशानियां इनको देखने को पड़ेंगी ही पड़ेंगी। लेकिन मंगल की जो दशा है इनको कार्य क्षेत्र से भी बहुत परेशान करेगा। तो उस समय आप एक ही चीज याद रखिएगा, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी का दर्शन, और साथ ही साथ मार्केस से बचने के लिए, चूंकि वो मंगल की दशा 7 साल की जो होगी, समय समय पर उस दशा काल में महामृत्युंजय मंत्र का जप आप करते कराते रहिएगा। और अभी बीते दिनों शनि मंगल का एक संबंध मैंने बताया था, हालांकि मैंने उसमें लग्न में चंद्रमा को दर्शाया था। आप लोगों को याद होगा वो सूत्र, अगर भूले ना हो तो। हालांकि मैंने उसमें शनि मंगल का जो संबंध बताया था उसमें लग्न में चंद्रमा को दर्शाया था। यहाँ चंद्रमा लग्न में नहीं है, परंतु ये अस्वाभाविक मृत्यु या दुर्घटना का योग है। बचाव का एक ही रास्ता बताया था, अमोघ महामृत्युंजय जीवन रक्षा कवच अपने गले में डालिए ताकि आपकी जिंदगी सुरक्षित हो। भोलेनाथ की आराधना करिए, शक्तिपीठों का दर्शन करिए, देवी आपकी इष्ट देवता है, उन्हीं की आराधना से आपको आपके जीवन काल में सब कुछ हासिल होगा। बाकी शुक्र के रत्न के अलावा कुछ भी धारण आपको नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, ये थी इनकी जन्म कुंडली। आप इस जन्म कुंडली में ऐसा क्या देख रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं? मैं इस जन्म कुंडली में सिर्फ इस शुक्र को देख रहा हूं, और इसी शुक्र पर मेरी पूरी जन्म कुंडली बेस्ड थी। मैं इस जन्म कुंडली को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उपाय सोचूंगा भविष्य में, इस जन्म कुंडली को मजबूत करने के लिए जो भी कभी कुछ करने की सोचूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ शुक्र के भरोसे सोचूंगा। आप क्या सोचते हैं? आप इस कुंडली के जातक को क्या उपाय कराना चाहते हैं? इनकी कुंडली में वैसे राहु मंगल की युति से अंगारक, शनि केतु की युति से श्रापित, और गुरु चंद्रमा के संबंध को षडाष्टक योग मैंने कहा था, जिसको सकट योग कहते हैं, और बुध ने अवयोग का भी निर्माण किया हुआ है। तो ये दुर्योग दिखाई मुझे पड़ रहे हैं। सबका एकमात्र समाधान था मेरी नज़र में, वो था शक्तिपीठों का दर्शन, देवी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना। उसी से इनके सारे दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी दूर हो जाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। और आपके मन में अगर इनके लिए कुछ उत्पन्न हो रहा है, इस कुंडली के संदर्भ में कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो कमेंट में आपका स्वागत है। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।